हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हियर। जैसा कि हम लोग मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पे हम डेली क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी जीएस के कर रहे हैं, कभी उत्तराखंड के कर रहे हैं। तो आज ना हम थोड़ा अलग करने की सोच रहे हैं कुछ। आज हम एथिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये यूकेपीसीएस से रिलेटेड जितने भी यूट्यूब पे चैनल है, किसी ने भी एथिक्स को टच भी नहीं किया है। कोई एथिक्स को नहीं पढ़ाता है। सबको बस उत्तराखंड देखना है और जीएस के जो टॉपिक्स होते हैं वो देखते हैं। दैट्स वाई तो कोई भी सीरियस नहीं है एथिक्स को लेके। कोई टीचर लाइक जो भी यूट्यूब में पढ़ाते हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं पढ़ाते वो लोग एथिक्स को। एथिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है एक। इट्स मतलब अच्छा खासा इसमें स्कोर करते हैं बच्चे। दैट्स वाई कि अगर आप में से कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुका है या कर रहा है तो उसके लिए एथिक्स इजी हो जाता है। और जो नॉन यूपीएससी वाला बच्चा है उसके लिए एथिक्स एज अ टफ कंसिडर किया जाता है। इसमें ना 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी होगी कि जो एथिक्स है आपका, इसमें यूपीएससी वाले को फ़ायदा क्यों होता है? क्योंकि यूपीएससी वाले इतना करंट अफेयर पढ़ते हैं फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इतनी सारी केस स्टडी पढ़ते हैं हर एक टॉपिक को लेके, कभी इतनी करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो उनके पास एक वास्ट ऑफ नॉलेज होता है और वो अपना पूरा नॉलेज जो इतनी सारी उनने केस स्टडी पढ़ी है न्यूज़पेपर के थ्रू थ्रू द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पीआईबी जहाँ से भी पढ़ी है, तो वो अपना पूरा इसके ऊपर पूरा जो भी उनने पढ़ा है वो सब एथिक्स में निकाल देते हैं। तो दैट्स वाई यूपीएससी वालों के लिए एथिक्स इजी कंसिडर किया जाता है और जो नॉन यूपीएससी वाले हैं उनके लिए एथिक्स टफ कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कोई भी अभी एथिक्स को नहीं पढ़ा रहा यूट्यूब पे, स्पेशली फॉर उत्तराखंड पीसीएस। थर्ड, एथिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लोग अभी से एथिक्स के कुछ बहुत जो टॉपिक्स है उसको अगर प्रॉपर करोगे, लाइक जब तक प्री नहीं हो जाता है, प्री से 1 महीने पहले तक प्रॉपर करो, तो एक समझ बैठ जाएगी हमें। तो समझ बैठ जाएगी तो क्या होगा कि हमें कुछ चीज़ें याद होने लग जाएँगी, तो हमें अंडरस्टैंडिंग उसकी एक अच्छी खासी हो जाएगी कि एथिक्स को कवर कैसे करना है, इसमें क्या हमें ऐड ऑन करना है, हमें कैसे एग्ज़ाम्पल्स रखने हैं, ठीक है? तो बहुत कुछ है एथिक्स के लिए। एथिक्स कोई सोचेगा एग्ज़ाम फ्री हो जाएगा, मेंस के टाइम में एथिक्स करूँगा, तो उतना उस टाइम पे नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। जीएस पढ़ना होता है, उत्तराखंड स्पेशल जो 2 सब्जेक्ट है उत्तराखंड के, वो पढ़ने होते हैं। ऐसे भी तैयार करना पड़ता है, हिंदी भी तैयार करनी पड़ती है, अगर हिंदी वीक है, तो ये सब चीज़ें करनी होती है, तो एक साथ नहीं कर सकते। तो आई थिंक इस टाइम पे आप लोग को कुछ ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, जिसको थोड़ा-थोड़ा करके आप लोग फिनिश पॉइंट की ओर ले जाओ। यानी कि कुछ ऐसा ना हो मेन से पहले कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लाइक एक बार देख लो सबको धीरे-धीरे। क्योंकि अगर अभी से हम एक बार देख लेंगे तो पेपर से पहले, लाइक मेन से पहले हमारे लिए ये ईज़ी हो जाएगा रिवीजन करने के लिए फर्स्ट थिंग, और चीज़ों को याद करने के लिए। और हम साथ-साथ उसमें ऐड ऑन भी करते जाएँगे, बहुत सारी केस स्टडी, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे कोटेशंस। तो इसलिए एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है और एथिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो दैट्स व्हाई मैंने एक आज एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन करा है। लाइक आई हैव कंप्लीट माय एथिक्स, तो मैं तो बस आंसर राइटिंग के लिए जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसको आप लोग के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। तो आई थिंक अगर इससे किसी को भी कोई हेल्प हो रही है तो दैट इज़ अ गुड फॉर यू एंड मी ऑल्सो, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस हो ही रही है। और आप लोग को अगर आंसर राइटिंग लिखना नहीं आ रहा है या आप लोग भी सीख रहे हो, तो ये आपके लिए हेल्पफुल, ऑब्वियसली हेल्पफुल तो होगी। तो बिना कुछ बिना किसी देरी के आज एक क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। ये आपका एथिक्स का क्वेश्चन है। अब इस इस वीडियो को ना वो भी देख सकते हैं, लाइक जिनको कुछ भी नहीं पता है एथिक्स के बारे में, एथिक्स एक्चुअली होती क्या है, एथिक्स में क्या-क्या आता है, जिनको कुछ भी नहीं पता है। तो इन शॉर्ट अ, अब जिसको नीति शास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी इस वीडियो को देख सकता है। लाइक ये क्वेश्चन ना बहुत ही एक प्यारा क्वेश्चन मैं लाया हूँ यहाँ पे।
इसको मैंने डिकोड करा है, इसको मैंने कोशिश करी है कि अच्छे फॉर्मेट में इसका मेरे को आंसर बनाया जाए, वो मैंने अच्छे से बनाया है। तो ऐसे भी हम ना टॉपिक को कवर कर सकते हैं, लाइक क्वेश्चन आंसर के थ्रू, क्योंकि इन द लास्ट हमें लिखना है वहाँ पे गाइस, हमें लिखना है, हमें वहाँ पे कोटेशंस डालने हैं। तो जितना हो सके प्रैक्टिस, लिखने की कोशिश करो, बार बार लिखने की कोशिश करो। लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तो बहुत बार क्या होता है कि मिस्टेक्स होती है, लाइक जो हिंदी में उच्चारण होता है वो गलत हो जाता है, तो मात्राएं गलत होती है, तो वो सीखने को मिलता है हमें। तो आंसर राइटिंग लिखने के बहुत सारे प्रोज है, कॉन्स तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी है, सब प्रोज ही है, तो फायदा ही होगा। तो आई थिंक इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट एंड जिसको लग रहा है कि मुझे ये करना है और सही तरीके से करना है, तो आई थिंक जुड़िए हमारे साथ और इसको करिए आप भी, वैल्यू एडिशन करते रहिए, दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी। ठीक है, तो चलिए फिर इसको, इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रिटी के ऊपर, यानी कि सत्यनिष्ठा के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? ज्ञान के बिना ईमानदारी कमजोर और बेकार है, लेकिन ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक है भाई। आप इस बात से क्या समझते हैं? आज के समय के उदाहरण देकर अपनी बात समझाइए। ये एक आपका पीवाईक्यू है, अभी उत्तराखंड का पीवाईक्यू नहीं है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, उत्तराखंड में इतना डीप नहीं पूछते हैं, मतलब डीप तो क्या, एथिक्स का क्वेश्चन तो यही होता है, मतलब उत्तराखंड में थोड़ा इतना लेंथी नहीं पूछता, बट लेकिन ये जो कोटेशन है यार, ये बहुत फेमस कोटेशन है कि ज्ञान के बिना ईमानदारी कमजोर और बेकार है, लेकिन ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक है। तो ये कोटेशन पूछता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट इसी कोटेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को एथिक्स का फर्स्ट लेक्चर के रूप में यहाँ पे लाया हूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारा कोटेशन है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है इससे। तो इसको चलो देखते हैं कि मैंने कैसे टैकल करा। तो लेकिन क्वेश्चन पूरा आपका इंटीग्रिटी के बेस्ड ऊपर है, सत्यनिष्ठा के ऊपर है, तो इसको देखते हैं अब। तो सैमुअल जॉनसन जो है, एक मिनट, पेन की थोड़ी ये थोड़ा छोटी कर लेते हैं। यस, सैमुअल जॉनसन ने सत्यनिष्ठा तथा ज्ञान को एक दूसरे के पूरक माना है एवं ज्ञान के साथ साथ सत्यनिष्ठा को लोक सेवक का अभिन्न अंग बताया। ये सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट है। अब थोड़ा ये मैंने लिख दिया कि ये जो सत्यनिष्ठा और ज्ञान के बीच में जो रिलेशन है वो किसने दिया था, ये सैमुअल जॉनसन का है। देन अब इसके बाद आगे देखते हैं कि मैंने इंट्रोडक्शन में और क्या डिफाइन करने की कोशिश करी है। तो मैंने सत्यनिष्ठा को डिफाइन करने की कोशिश करी है। अब देखो क्या होता है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा नैतिक शासन का अभिन्न अंग है। ठीक है, नैतिक शासन का अभिन्न अंग है। एक लोक सेवक को, यानी कि आपको, बिना किसी बाहरी दबाव में आकर, यानी बिना किसी बाहरी दबाव, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है या कोई भी सोशल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, प्रेशर ग्रुप होते हैं, या कोई भी लाइक बिजनेसमैन हो सकता है, तो किसी के भी दबाव में नहीं आना है। बिना किसी बाहरी दबाव में आकर अपने मूल्यों के प्रति, यानी जो उसकी मूल्य है, जो उसकी वैल्यूज है, और वैल्यूज में क्या आएगा, बहुत कुछ आता है वैल्यूज में, अभी आगे देखते हैं। तो अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार, निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाबदेह, संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो क्या है, एक बार दोबारा पढ़ते इस लाइन को, बहुत ही प्यारी लाइन है। सत्यनिष्ठा नैतिक शासन का अभिन्न अंग है। एक लोक सेवक को बिना किसी बाहरी दबाव में आकर अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार, निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाबदेह, संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने डिफाइन कर दिया कि सत्यनिष्ठा का संबंध किससे है और हम सत्यनिष्ठा को कैसे बरकरार रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है कि जो सत्यनिष्ठा है ये किन किन चीजों से मतलब मिलकर बनी होती है। जैसे तटस्थ, जवाबदेह, संवेदनशीलता, गैर तरफदारी, निष्पक्ष, पारदर्शी। तो ये सब चीजें जो है सत्यनिष्ठा के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो सत्यनिष्ठा की कोई वैल्यू नहीं हो जाएगी। सत्यनिष्ठा खुद एक सबसेट है वैल्यू का, जो नैतिक मूल्य, हमारे एथिकल जो वैल्यूज होते हैं उसका एक सबसेट है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, देन आगे देखते हैं कि ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा बेकार और कमजोर है। जो यहाँ पे कोटेशन था इसको डिफाइन करता है, ज्ञान के बिना ईमानदारी
नहीं, 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 नीचे वाला शायद, सॉरी, हाँ। हाँ, ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा बेकार और कमज़ोर है। यानी ज्ञान, मेरे पास ज्ञान है, सॉरी, ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा बेकार और कमज़ोर है। यानी ज्ञान के बिना, यानी तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम सत्यनिष्ठ हो। तो ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा बेकार और कमज़ोर है। तुम सत्यनिष्ठ हो, यानी तुम्हारे अंदर इंटीग्रिटी है, तुम्हारे अंदर वैल्यूज है इंटीग्रिटी की सभी, जो ये ऊपर हमने दिखाया यहाँ पे। तुम तटस्थ हो, तुम जवाबदेह हो, तुम पारदर्शी हो, तुम निष्पक्ष हो, तुम गैर तरफदारी वाले बंदे हो या बंदी जो भी हो, तुम संवेदनशील हो। तुम्हारे अंदर ये सब गुण हैं, सब वैल्यूज है, बट तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है। अब वाला ज्ञान नहीं, लाइक अब कोई पब्लिक सर्विस में जा रहा है तो उसके पास ज्ञान है, ठीक है, वो ज्ञान लेके वहां पहुंचा है। ये वाले ज्ञान की बात नहीं कर रहा है, किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा है। ज्ञान मतलब कि किसी टॉपिक को लेके, लाइक जैसे कहीं बाढ़ आ गई, सही हो गया, तो आपके पास, आप सत्यनिष्ठ हो, आप जाओगे, आप वहां पे क्या कहते हैं, अपनी संवेदनशीलता दिखाओगे उस जगह के प्रति, वहां जो लोग हैं उनके साथ मिलोगे, बट आपको टैकल करना नहीं आ रहा, आपको ये नहीं पता है कि बाढ़ के टाइम एग्जैक्टली हमें क्या करना है, तो आप एक डिसीजन मेकर नहीं हो अच्छे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ज्ञान मतलब कौन सा वाला ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पे, यानी आप इमीडिएट एक्शन नहीं ले पा रहे हो। जो इंटेलिजेंट गैस होता है, जो इमीडिएट हमें करना पड़ता है उस टाइम पे परिस्थिति के हिसाब से, वो नहीं है हमारे पास। वो एप्टीट्यूड की कमी है हमारे पास, ठीक है। तो ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा बेकार और कमजोर है। अब इसको हम डिफाइन करेंगे इसमें क्वेश्चन में कि हमने किसको कैसे, जो ये स्टेटमेंट है, अब हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने जो देखा है वर्डिंग्स डाली, इसको देखते हैं। तो पहला क्या है, लोग को सत्यनिष्ठा का सही उपयोग करने के लिए विषय की समझ। यहाँ पे एक चीज की गलती होगी, देखो, इसलिए ना आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। अब देखो, मैंने स्पीड में लिखा होगा तो लोग लिख दिया यहाँ पे। अब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग को सत्यनिष्ठा का सही उपयोग करने के लिए विषय की समझ, जागरूकता, लोक सेवक होना चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे करेक्शन करते हैं। ओ आई एम सॉरी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि उसमें ना हमें खुद की गलतियां पता चलती है। जितनी हम गलती करेंगे उतना सीखेंगे। लोक सेवक, लोक सेवक को सत्यनिष्ठा का सही उपयोग करने के लिए विषय की समझ, जागरूकता, डाटा होना जरूरी है। यानी कि कोई भी अगर सब्जेक्ट है, कोई भी इशू है, तो उससे संबंधित उसको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बिना समझ ज्ञान के सत्यनिष्ठा का कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी कि तो आपके पास समझ नहीं है किसी टॉपिक को लेके, और मतलब जो भी ज्ञान है उसको लेके, बट आप सत्यनिष्ठ हो, तो सत्यनिष्ठा का कोई मतलब ही नहीं रहता। बल क्या करोगे सत्यनिष्ठा का? तो अब एग्जाम्पल यहाँ पे कोटेशन दिया है। एग्जाम्पल कैसे? जैसे देखो, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कौन थे? श्रीधरन थे, ठीक है। तो दिल्ली में क्या हुआ था, जो इनको मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब देखो, इनके केस में क्या था कि ये सत्यनिष्ठ थे, इनके अंदर ये सब वैल्यूज थी, ठीक है। अच्छे से करते इस टॉपिक को, क्योंकि ये एथिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसको अच्छे से करता समझ के एकदम। तो जो श्रीधरन थे, इनके अंदर ये सब वैल्यूज थी, तटस्थ थे, जवाबदेह थे, संवेदनशील थे, गैर तरफदारी, निष्पक्ष, पारदर्शी थे। मतलब इनको पता था कि मेरे को जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है, इसको एकदम अच्छे से करना है मेरे को। तो कोई करप्शन की मतलब बात ही बाहर नहीं आई, क्योंकि करप्शन एकदम करा ही नहीं वहां पे, ठीक है, ये मान के चलो। और किसी के प्रेशर में भी नहीं आए वो, क्योंकि वो एकदम रूल रेगुलेशन के, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग पूरा काम कर रहे थे, और पूरी अपनी एथिक्स को लेके काम कर रहे थे वो। तो अब इसमें अगर सपोज करो इनके पास ज्ञान की कमी होती, इनके पास इस चीज की कमी होती कि लाइक इस प्रोजेक्ट को मैं कैसे कंप्लीट करूं, इनके पास उतना उचित नॉलेज नहीं होता उस सब्जेक्ट को लेके, तो कैसे करते? दैट्स वाई मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल डाला है कि जो श्रीधरन थे, इनके पास सब कुछ था, ज्ञान भी था और सत्यनिष्ठा भी थी। दैट्स वाई जो मेट्रो प्रोजेक्ट है हमारा दिल्ली पे, वो इतना सक्सेसफुल हुआ। लाइक जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड से भी पहले क्या कहते हैं वो कंप्लीट हो गया, और जितना बजट एलोकेट किया था उतने ही बजट में उन्होंने करके दिखा दिया। नहीं तो हमें पता है कि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो कितना डिले हो जाता है, ठीक है। लाइक अगर 1 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल का प्रोजेक्ट है, तो 3 3 4 4 5 5 साल लग जाते हैं। जितना बजट एलोकेट करा उसमें उसका 3 गुना 4 गुना बजट और मांगते हैं ये लोग फिर बाद में, क्योंकि उनके अंदर इंटीग्रिटी की कमी है ना, उनके अंदर नॉलेज है बट इंटीग्रिटी की कमी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ?
तो दैट्स व्हाई ये यहाँ पे एग्जांपल कोट करा है। देन अगला, टीएन सेशन, चुनाव आयोग की साख मजबूत करी इन्होंने। अब उस टाइम पे क्या कहते हैं, जब टीएन सेशन थे अपने, तो इन्होंने बहुत रिफॉर्म करे। लाइक ये भी तो आज जैसे आजकल हम हर रोज खबर आती है कि जो हमारा इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये आपके क्या कहते हैं, लाइक उचित कार्यवाही नहीं करते। क्या कहते हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, उसके साथ कुछ साठ-गांठ की बात ऐसी आती है, जैसे एसआईआर को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ न कुछ सीन होता है। समझ रहे हो? मैं ये डिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड टॉपिक है, मैं इन पे कुछ डिस्कस करने की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि कुछ भी जो भी एसआईआर वगैरह ये है, लाइक इस पे अभी कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है, तो ये अलग टॉपिक है। बट मैं बता रहा हूँ कि अब जो टीएन सेशन थे, उस टाइम में तो इतने धन और क्या कहते हैं, बल, इन सब का बहुत प्रयोग होता था राजनीति में, तो डराया जाता था। ठीक है? तो इन्होंने बिना डर के अपनी जो सत्यनिष्ठा है उसका पूरा सदुपयोग करा इन्होंने, अपने ज्ञान का पूरा उपयोग करा, कि इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको पता था कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, तो इनके पास ज्ञान भी था और सत्यनिष्ठा भी थी। तब जाके इन्होंने इलेक्शन कमीशन को, उसकी जो एक साख है, इतनी मजबूत साख बना के उस टाइम पे रखी थी। तो दैट्स व्हाई ये एग्जांपल यहाँ पे कोट कोट किया गया है। देन एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, जो कृषि में आत्मनिर्भर बनाया इन्होंने, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में इन्होंने शुरू करी थी। तो अब देखो, इनके पास नॉलेज भी था और ये सत्यनिष्ठ भी थे, तो तब जाके इन्होंने इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट को एक इतना बड़ा मुकाम दिया। तब जाके आज हम सफिशिएंट है फूड एग्रीकल्चर में। ठीक है, इतने हमारे जो क्या कहते हैं, पीडीएस सिस्टम पूरे इंडिया में हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हम अनाज बांट रहे हैं, ये सब इन्हीं की देन है। नहीं तो हम अभी भी क्या कहते हैं, गेहूं चावल बाहर से मंगाते। तो समझ रहे हो? तो इसलिए ये सत्यनिष्ठ भी थे और इनके पास नॉलेज भी था, ज्ञान भी था। देन अगला, महात्मा गांधी देश को आजादी की दिशा से लेकर अपनी आजादी की सुबह तक। तो ये एग्जाम्पल डाला है मैंने। तो इसमें क्या है कि जो गांधी जी थे, गांधी जी सत्यनिष्ठ थे, एग्जैक्टली। उनके पास ज्ञान भी था कि जो कोई भी मूवमेंट है उसको कब शुरू करना है, किसी मूवमेंट को कब बंद करना है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, प्रॉपर मूवमेंट चल रहा था, तो साथ ही साथ एक घटना हो गई थी, चोरी चोरा जो कांड हुआ था। तो जैसे ही चोरा चोरा कांड हुआ, तो गांधी जी ने वहां से अपने पैर पीछे कर लिए। उन्होंने कहा कि मैं अब असहयोग आंदोलन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो अब हमने यहाँ से क्या सीखा कि जो गांधी जी है, उनको पता है कि किस टाइम पे मूवमेंट को कितना आगे बढ़ाना है और कितना किस टाइम पे पीछे करना है। क्योंकि अगर वो उस समय अहिंसा जो हुई थी उसको सपोर्ट कर देते, तो असहयोग आंदोलन का कोई मतलब नहीं रहता। तो फिर जो अंग्रेज थे, वो आंदोलन को कुचलने के लिए उनको एक रीजन मिल जाता। ठीक है? तो दैट्स व्हाई गांधी जी को पता था कि किस मोमेंट को कब कितना खींचना है, कब छक्का मारना है, कब चौका मारना है, और कब एकदम क्या कहते हैं, जो बॉल है उसको कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देना है, बट आउट नहीं होना है। तो दैट्स व्हाई ये एग्जाम्पल कोट करे हैं। तो इन सभी में आप अपने अपने विषय को लेकर उचित ज्ञान था, और उनके व्यक्तिगत सत्यनिष्ठ मूल्य ने उन्हें इसमें गति दी। ठीक है? तो ये हमने थोड़ा इसको डिकोड करने की कोशिश करी। अ, अब जितना भी समझ में आया, मैं इतने समझा पा रहा हूँ, तो बाकी देखते हैं आगे एक और। अब देन जो अगला कोटेशन है, ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयावह है। तो अब जो ईमानदारी है, उसके बिना ज्ञान भयंकर और ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयावह है, ये अब बता रहा मैं। यानी कि मेरे पास ईमानदारी है, सॉरी, मेरे पास ईमानदारी नहीं है, यानी कि मैं सत्यनिष्ठ नहीं हूँ, बट मेरे पास ज्ञान है। ऊपर क्या था? ऊपर मेरे पास सत्यनिष्ठता था लेकिन ज्ञान नहीं था। अब ये क्वेश्चन, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये बोल रहा है कि मेरे पास सत्यनिष्ठता की कमी है, यानी कि ईमानदारी के बिना, यानी कि मैं ईमानदार नहीं हूँ, मैं सत्यनिष्ठ नहीं हूँ, बट मेरे पास ज्ञान है। तो जब बंदे के पास ज्ञान होता है और वो सत्यनिष्ठ नहीं होता है, तो इसका एक सिंपल सा जो हमें लिंकेज मिलता है, वो मिलता है करप्शन, भ्रष्टाचार। यानी कि वो सत्यनिष्ठ ही नहीं है, उसके अंदर ये वैल्यूज नहीं है। कौन सी वैल्यूज? वो तटस्थ नहीं है, वो जवाबदेह नहीं है, वो संवेदनशील नहीं है, वो गैर तरफदारी करता है, वो निष्पक्ष नहीं है बिल्कुल भी, वो पारदर्शी तो है ही नहीं। तो जब किसी बंदे के अंदर, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, मेल फीमेल जो भी है, उसके अंदर जब ये वैल्यूज नहीं होंगी, तो उस कंडीशन पे वो क्या करेगा?
उस कंडीशन पे वो करप्शन करेगा। दैट्स वाई कि ये जो कोटेशन है, इस कोटेशन को पढ़ो। ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयावह है। तुम सत्यनिष्ठ नहीं हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान दबा के भरा पड़ा है, तो तुम खतरनाक हो सकते हो। खतरनाक इन द सेंस की तुम करप्शन की ओर बढ़ोगे, तुम करप्शन बिल्कुल करोगे। तो अब इसको भी डिकोड करा है। अब इसको डिकोड कैसे करा है वो देखते हैं। अगर लोक सेवक में सत्यनिष्ठ मूल्यों की कमी है, तो वह शासन जन अपेक्षाओं को कुचल कर रख देगा तथा भ्रष्टाचार जैसे कृत्यों को संलिप्त होकर व्यक्तिगत लाभ को प्रोत्साहित करेगा। बिल्कुल सही बात है। अब एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल डाला है मैंने यहाँ पे कि शेयर मार्केट घोटाला। अब क्या हुआ था, जो हर्षल मेहता, हमने मूवी भी देख ली, ठीक है। तो हर्षल मेहता जो केस था, अ, ये आपका 1990s के अराउंड। तो अब यहाँ पे क्या सीन था, हर्षल मेहता उचित ज्ञान होने के बावजूद सत्यनिष्ठा की कमी के कारण घोटाले को बढ़ावा दिया। अब देखो, उसके पास ज्ञान अच्छा खासा था पूरा शेयर मार्केट का, कि उसको कैसे स्टॉक को, किसी स्टॉक के प्राइस को ऊपर करना है या कैसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो ये सब उसको पता था। तो उसने ये, उसके पास उचित नॉलेज था। उसने बैंकों से लोन लिया, उसी जो लोन एक बैंक से लिया, उसको दूसरे बैंक में गया, वहां चुकता कर दिया, तो ऐसी तीसरे बैंक से लिया। पूरी उसने एक चैन बनाई। तो जब उसके पास अच्छा नॉलेज था, बट उसके पास सत्यनिष्ठा की कमी थी। अगर उसके पास सत्यनिष्ठा होती, तो वो इस ज्ञान का प्रयोग इंडियन शेयर मार्केट को और ऊपर उठाने में कर सकता था। सिर्फ अपने भले के लिए नहीं करता, वो देश के भले के लिए करता, इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए करता। बट उसने अपना पर्सनल हित देखा। तो दैट्स वाई यहाँ पे ज्ञान होने के कारण उसमें सत्यनिष्ठा की कमी थी। तो ऐसे प्रभाव हमें उस टाइम पे घोटाले देखने को मिले, ठीक है। देन आगे अगला कोटेशन क्या डाला है। अब देखिए, अब मैंने करंट का एग्जांपल डाल दिया कि हाल ही में नीट पेपर लीक या एआई का गलत उपयोग हो रहा है। जैसे जैसे हमने देखा था कि एआई का उपयोग और कहाँ पे हो रहा है, चलो अभी देखते हैं। जैसे डीप फेक हो गया, ठीक है। और साइबर क्राइम जैसे कार्यों में कंप्यूटर की समझ जरूरी है, ओके। तो ये सब कार्यों में कंप्यूटर की समझ जरूरी है। लेकिन अपराधियों में सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों की कमी ने ऐसे कृत्यों को अंजाम दिया। लेकिन ये अपराधी होते कौन है? अब सेंस लगाओ, जो ये सब एआई का काम कर रहा है, जो डीप फेक जैसे साइबर क्राइम कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम ये देखते हैं कि वो एक अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़ा लिखा इंजीनियर है। वो पढ़ा लिखा है, वो वेल सेटल्ड है, वो सब कुछ है उसके पास, अच्छा खासा नॉलेज है। बट उसके अंदर सत्यनिष्ठा की कमी है। जब उसके अंदर सत्यनिष्ठा की कमी होगी, तो अपराध की ओर बढ़ेगा। वो अपराध की प्रवृत्ति के कारण वो आगे बढ़ेगा। भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति आएगी, तब जाके हम ऐसे नीट पेपर लीक या जो भी ये सब चीजें देखते हैं, ये सब होती है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो एआई का गलत यूज कैसे। जैसे कैम्ब्रिज जो एनालिटिका वाला एक केस था, 5 6 साल पुराना हो गया है, जिसका क्या कहते हैं, अमेरिका का जो इलेक्शन है, आई थिंक अमेरिका का इलेक्शन, हाँ आई थिंक, हाँ अमेरिका के इलेक्शन में उसका एक बड़ा प्रभाव देखा गया। कैम्ब्रिज एनालिटिका करके जो आपका ये इशू था। और डीप फेक, जैसे आजकल डीप फेक के थ्रू बहुत सारी गलत चीजें होती है, या साइबर क्राइम, आए दिन किसी न किसी को ठगा जाता है। तो ये सब चीजें। देन अगला, लगातार नव निर्माणहीन पुलों का गिर जाना, सड़कों पर क्रैक आना। जैसे हम देखते हैं कि बिहार में आए दिन पुल गिर गए हैं। आज बना, उद्घाटन हुआ, 5 दिन बाद या तो गड्ढा या पुल ही गिर जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली की न्यूज आ रही है, जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे आपका बना है, इसका उद्घाटन बहुत जोर शोर से किया था। इसके जो आपके पोस्टर लगाए थे, वो बहुत महंगे महंगे पोस्टर, मतलब जो उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ था उस पे आई थिंक बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था। बट अभी हाल ही में जस्ट खबर आ रही है कि जो एक्सप्रेस वे, उसके बीच बीच में गड्ढे गड्ढे हो चुके हैं। तो क्या है यहाँ पे, पहले इसको पढ़ते फिर उसको उसको डिस्कस करते हैं। इस बात का संकेत देता है कि ज्ञान होने के बावजूद व्यक्ति लाभ के लिए भ्रष्टाचार करके निम्न गुणवत्ता को प्राथमिकता देना सत्यनिष्ठा की कमी दर्शाता है। तो इतने बड़े बड़े, वो जो एक्सप्रेस वे था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें इतने ज्ञानी लोग आए होंगे, इतने अच्छे एक्सपर्ट लोग होंगे, इंजीनियर होंगे, बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल होगा उसमें, बेस्ट क्वालिटी के इंजीनियर होंगे। देन फिर भी उसमें गड्ढे हो रहा है, फिर भी वो कोलैप्स कर रहा है। तो क्या है, ये सब दिखाता है कि वहां पे सत्यनिष्ठा की कमी है उनके अंदर भ्रष्टाचार करने की प्रवृत्ति है। अब ये भ्रष्टाचार करने की प्रवृत्ति कब पैदा होगी उनके अंदर, जब उनके अंदर ये गुण नहीं होंगे।
तटस्थ नहीं होंगे, वो जवाबदेह नहीं होंगे किसी के लिए, वो संवेदनशील नहीं होंगे, वो गैर तरफदारी वाले होंगे, वो निष्पक्ष नहीं होंगे, वो पारदर्शी नहीं होंगे। तो उनके अंदर जब ये सब गुण होंगे तो एक मिनट, जब उनके अंदर ये सब गुण नहीं होंगे तो वो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे। तो यही था कि ज्ञान की उचित मात्रा होने के बाद भी सत्यनिष्ठा नहीं होती, तो वहां पे ये सब चीज देखने को मिलती है। देन अब इसका हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? अतः इस प्रकार सत्यनिष्ठा मात्र या ईमानदारी से लोग इस प्रकार सत्यनिष्ठा मात्र या ईमानदारी से लोक सेवक अपने कार्यों के प्रति रुचिकर होगा। इसके लिए दोनों मूल्यों का साथ होना जरूरी है, तभी संवैधानिक मूल्यों के साथ साथ नीतिपरक संहिता यानी जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है और जो आचरण संहिता है यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट एंड तथा आचरण संहिता प्रभावी रूप से लागू होगी। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन कुछ इस टाइप से लिखा। तो आई थिंक मैं इसमें खुद को कोई रेटिंग नहीं दूंगा, बट आई ट्राई दिस। और आई थिंक और क्या बोलूं मैं कि इस प्रकार से हमने इंटीग्रिटी को डिफाइन करने की कोशिश करी एक प्रकार से। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि इंटीग्रिटी होती क्या है, सत्यनिष्ठा होती क्या है, और सत्यनिष्ठा हमें क्यों जरूरी है, एक लोक सेवक के अंदर जो सत्यनिष्ठा है वो क्यों जरूरी है। तो आज के लिए